नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह एक खास शख्सियत हमारे साथ, जो राजनीतिक तौर पर लगातार आप कह सकते हैं कि एक्टिव भी रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं और बहुत से मसलों को समझाते भी रहते हैं। और जब बात हिंदू मुस्लिम की होती है तो उस दौर में अगर कोई लीडर बहुत पेचीदगी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझा पाया है तो वो एक ही नाम है और वो खुद हमारे साथ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। शुक्रिया राज जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरुआत करना तो चाह रहा था आपके जीवन परिचय से, किस तरीके से आपका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, लेकिन जो हालात इस वक्त देश में मौजूदा वक्त की जो संजीदगी है वो पहलगाम अटैक के बाद बहुत सी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है और पड़ोसियों के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो पूरे तरीके से बदलते हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहलगाम से ही शुरू करना चाहूँगा, जो एक कायराना वारदात आप कहें, घटनाक्रम जिस तरीके से घटा वो पूरे देश को कहीं ना कहीं शर्मसार कर गया और पड़ोसी मुल्क पर बहुत से सवाल। देखिए, जो जल्लादी जालिम है उनका जो जुर्म और जुल्म है वो निश्चित तौर से ज़मींदोज़ होगा। और मैं मानता हूँ कि हर भारतवासी के लिए मुल्क से बड़ा कोई मज़हब नहीं और देश से बड़ा कोई देवता नहीं। और इसलिए आज अगर आप देखें तो हर देश के हर हिस्से में, समाज का हर हिस्सा इन दहशतगर्द दरिंदों को जो है वो उनके दाताओं को ज़मींदोज़ करने के लिए और दंड देने के लिए एक साथ और एक स्वर से बात कर रहा है। ये अब मेरे देश की ताकत है, मेरे देश के लोगों का जुनून और जज्बा है। और निश्चित तौर से जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसने जो है वो इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार किया है। बिल्कुल। और हम इस पूरे घटनाक्रम को जब देखते हैं तो इसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है और जो परेशान कर देने वाली मैं कहूँ, पहले पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं, और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको मार दिया गया। 26 जानें ऐसे ही चली गई, 2 फॉरेन नेशनल्स भी थे, उनकी भी जान गई। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म विशेष को बदनाम करने की और एक धर्म को टारगेट करने की जो कोशिश है, इसे अगर रोकना हो तो कैसे रोकना चाहिए आपकी नज़र में, आपके अनुभव में? देखिए, ये दहशतगर्द दरिंदे जो हैं वो इंसानियत के तो दुश्मन हैं ही, उससे भी ज़्यादा ये इस्लाम के दुश्मन है। और ये दहशतगर्द दरिंदे जो है वो जहाँ एक तरफ इंसानियत पर जो है वो अपना कायराना हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो इस्लाम पर भी जो है वो अटैक कर रहे हैं, उस पर जो है वो आक्रमण कर रहे हैं। और आज जो है वो इसीलिए अगर आप देखें तो इस घटना के बाद हर समाज का हिस्सा, और मैंने पहली बार देखा है राज साहब कि कश्मीर में मुझे ध्यान नहीं आता कि लगातार वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, लगातार इस तरह की अलगाववादी भी हरकतें रहती हैं। 370 से पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं, लेकिन कभी भी कश्मीर के लोग इन अलगाववादियों और आतंकवादियों के ख़िलाफ़ बगावत करते हुए नहीं दिखे, विद्रोह करते हुए नहीं दिखे। इस बार जो है वो कश्मीर में चाहे मस्जिदें हों, चाहे लाल चौक हो, चाहे चौक चौराहे चौपाल हों, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी कि इन दहशतगर्द दरिंदों को और उनके दाताओं और आकाओं को दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कभी पर्यटकों पर इतना भयंकर या फिर हम कहें कि इतना जालिम अटैक भी नहीं हुआ था शायद। और जो वहाँ के अब लोकल्स हैं उनकी भूमिका पर भी कुछ लोग, कुछ रिपोर्ट सवाल उठाती हैं, उस पर मैं लेटर ऑन आता हूँ। लेकिन जब पर्यटकों पर हमला होता है तो आप किसी धर्म विशेष पर गोली नहीं चला रहे, आप अपने पेट और अपनी नस्लों पर गोलियां चला रहे हैं, क्योंकि पर्यटक जाने बंद हो जाएंगे। आप हाल देख सकते हैं, कोई नहीं जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें जब कभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पर्यटकों की बात, या जो है हमारे जो फौज के जवान हैं, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उन पर जो हमला होता है तो उतना ही जो है हम देश के लिए जो है वो दर्दनाक और खौफनाक होता है जितना जो है पर्यटकों पे होता है। मैं मानता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हो, पर्यटकों पे हो, आम लोगों पर हो, किसी पर भी हो, इस तरह के आतंकवादी हमले जो है वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और एक चीज़ सबको समझना चाहिए कि आतंकवाद जो है वो मानवता के साथ, मुल्क का तो दुश्मन है ही है जी, मानवता का भी दुश्मन है। और आतंकवाद जो है वो किसी एक मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, संपूर्ण विश्व की जो है वो चुनौती है। और आज पूरा लगभग देश के बहुत से हिस्से, ज़्यादातर हिस्से आतंकवाद की इस तरह की जो है वो चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
और उसका सामना भी कर रहे हैं, आतंकवादियों को ख़त्म भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पड़ोस में जो देश है वो आतंकवादियों का अखाड़ा बना हुआ है, बिल्कुल आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। और मैं मानता हूं कि जो उसने आतंकवाद की इमारत खड़ी की है, वही इमारत जो है वो उसकी बर्बादी की इमारत लिख रही है। यानी वो खुद उनके लिए घातक रहने वाला है। आपने क्योंकि इस्लाम की भी बात की थी और आपने कहा था कि इस्लाम के लिए भी खतरा है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम को और बारीकी से आपसे समझने की कोशिश करूँ हमारे दर्शकों के लिए भी, तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं कश्मीर का? और साथ ही साथ लगातार अमित शाह संसद तक में कहते हैं कि पीओके हमारा है, तो उस दिशा में अभी जिस तरीके की बैठकें हो रही है रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर, लग रहा है आपको कि कुछ बड़ा होने की तरफ कदम है? देखिए, संसद का 1994 का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है जी, और वो प्रस्ताव है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत में उसको शामिल करना है और पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे से उसे जो है वो बाहर करना है। और ये संसद का जो है वो 94 का ही प्रस्ताव है। और मैं मानता हूँ कि भारत जो आज़ादी का अमृत काल है उसमें जो संसद का ये प्रस्ताव है वो जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो अगर पूरा होगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं सुकून की बात होगी, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, वो भी जो है वो इससे जो है वो संतुष्ट होंगे। और इसीलिए देखिए, जब आप जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ असेंबलीज का, तो उस वक्त जो है वो 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए उसी वक्त रिजर्व कर दी गई थी। पीओके के लिए ये सीटें हैं, 24 सीटें। उसमें चुनाव नहीं किया हुआ था। जी। हो सकता है अब चुनाव हो उसमें जल्दी। तो आप होपफुल लग रहे हैं कि कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है, जिस दिशा में बैठकें भी लगातार हमें देखने को मिलती है। मैं इस्लाम पर वापस आता हूं। आपने कहा कि ऐसे लोग इस्लाम के लिए खतरा है। जो लोग इस्लाम को समझते नहीं और उस पर टिप्पणी कर देते हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि आप इस्लाम को ज़रूर समझाएं हमारे दर्शकों को, और कुरान को, जो एक पवित्र किताब है इस्लाम की धर्म के आधार पर, उसे थोड़ी सी रोशनी उस पर ज़रूर डालें, फिर हम आगे का सिलसिला देखिए, मैं राज साहब कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई मैं मौलवी मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक इस्लाम को समझता हूँ, इस्लाम जो है वो इंसानियत का एक मज़हब है और जो इंसानियत इस्लाम में सबसे सर्वोपरि मानी गई। उसके अलावा उससे भी सर्वोपरि माना गया है उसमें मुल्क जी, हुब्बुल वतनी को जो है वो उसका सबसे पहला कर्तव्य है, यानी कि राष्ट्र प्रेम जो है उसको पहला कर्तव्य कहा गया है। ये एक है। और मुझे जो अफसोस होता है कि कुछ इस तरह के दकियानुसी लोग हैं जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अराजकता और आतंक का जो है वो खेल खेलने की कोशिश करते रहे, न केवल यहाँ बल्कि दुनिया के और हिस्सों में। मेरे देश में तो मुझे इस बात का खुशी है कि मेरे देश में इस तरह के जो ताकतें हैं जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अपनी अराजकता और उद्दंडता का खेल खेलते हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा समर्थन या सपोर्ट यहाँ के मुसलमानों द्वारा नहीं मिला है। आपको याद होगा जिस वक्त जो है 2002 में पूरी दुनिया में, 2000 के समय में पूरी दुनिया में जो है वो अलकायदा की जड़ें जम रही थी जी। पूरी दुनिया जो है वो अलकायदा की जो है वो आतंक से जो है वो जूझ रहा था, लेकिन मेरे देश में अलकायदा की एक भी जो है वो कहीं पर भी जो है वो जड़ें दिखाई नहीं पड़ी। और इस बात को पार्लियामेंट में खुद उस समय के गृह मंत्री आडवाणी जी ने कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश में अलकायदा जैसे जो है वो जानवरों की जो है वो उपस्थिति नगण्य है। ये बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ कि वो एक युग था देश के सामने राज साहब कि जब जो है वो हर 15 दिन में, हर एक महीने में कोई ना कोई देश का हिस्सा आतंकवाद और आतंकवादियों के धमाकों से दहलता होता, बेगुनाहों के खून न बह रहे होते थे। लेकिन 2014 के बाद आप मोदी जी के नेतृत्व की ताकत कह सकते हैं, उनकी जो है वो आतंकवादियों के बीच में दहशत कह सकते हैं, जो भी कहिए आप, और मुल्क के लोगों की जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट कह सकते हैं, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन आज देश में इस तरह के लोग जो है वो अपनी जड़ें नहीं जमा पा रहे हैं। ठीक है, एक टर्म है जिसका अमूमन इस्तेमाल होता है, मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक उससे नहीं रखता, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये आपसे पूछना है क्योंकि आप, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा है जो
एक कम्युनिटी के तौर पर, एक माइनॉरिटी के तौर पर बात रखते हैं। लगातार कहा जाता है इस्लामिक टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म को भी बढ़ाने की या एक मुखौटा देने की कोशिश हुई थी मुंबई अटैक में, कि आपने मौली का धागा, जो मैंने भी इस वक्त हाथ पर बांधा है, वैसे ही कुछ बांध लिया गया, अलग अलग कोशिशें। लेकिन जब इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है तो कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम लीडर दुख होता है। और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए या फिर इसे कैसे ख़त्म किया जाए और एक कम्युनिटी को इससे बाहर रखा जाए, निकाला जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इस्लामिक जो मिलिटेंसी है या इस्लामिक जो टेररिज्म की बात है, वो दुख तो देगी आपको, क्योंकि इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके जो इस तरह के शैतानी हरकतें हैं वो पूरे विश्व में जो है वो इस्लाम को अपनी जो है वो अराजकता का, उद्दंडता का, आतंक का सिक्योरिटी कवर बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब आप बनाएंगे तो निश्चित तौर से जो सामान्य लोग होंगे उनका तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, सामान्य लोग होंगे उसे इस्लामिक टेररिज्म ही कहेंगे जी। जब आप जो है वो ऐसे झंडे दिखाएंगे, उसमें जो है वो आयतें लिख करके दिखाएंगे और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि इस्लाम से जुड़ी होगी। इस्लाम उसको उसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम की उस तरह की शिक्षा नहीं देता, लेकिन आप तो उसको लहरा रहे हो ना, तो वो निश्चित तौर से, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है इंसानियत से ज़्यादा इस्लाम के दुश्मन है ये लोग। और ये बात इस्लाम के मानने वाले लोगों को समझना होगा। इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं उन्हें ऐसी ताकतों के खिलाफ जो है मुखर होकर के उसकी मुखालफत भी करनी होगी, विरोध भी करना होगा, और उनको आइसोलेट करने के लिए जो भी कदम उठाए कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, उसके साथ खड़े होने होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम इस्लामिक टेररिज्म पर हमने बातचीत की और आपने बहुत स्पष्टता के साथ इसे समझाया भी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसके लिए बहुत हद तक मैं इसके लिए भी कहता हूँ हमेशा कि हमेशा हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कुछ ग्रे एरिया भी होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जब मदरसों का जिक्र होता है तो मदरसे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ सेंटर रहता है जिसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। और क्या मदरसे वाकई में आपको ग्लोबल विलेज में वो जगह दिला पाने में कामयाब हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं हो सकते राज साहब, मैं बताऊं, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक्चुअली एक चीज़ मैं उससे तो बहुत इत्तेफाक नहीं करता कि मदरसों में जो है वो टेररिज्म उपजता है, ये होता है। वो तो तालिबानी जो पहले उस तरह का एक युग चला था उसमें इस तरह की चीज़ें बढ़ी थी। यहाँ पर भी जो है वो बीच में मदरसों की जो है एक मशरूमिंग ग्रोथ हुई जी, जो अनकाउंटेड मदरसे जिनका कि कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, जिनका कोई कहीं जो है वो लेखा जोखा नहीं, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, और ख़ास तौर से बॉर्डर स्टेट्स में। बिल्कुल। पी की जो योगी जी की सरकार ने इस दिशा में काम किया है, बहुत अच्छा किया है। ओके। उन्होंने जो है वो मदरसों को लेकर के एक पोर्टल तैयार किया। मेरी समझ से ये 5 साल पहले की बात है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि साहब जितने मदरसे हैं हमारे राज्य में, काउंटेड आपने पहले ही कहा, वो सब जो है हमको हमारे पोर्टल में आना होगा। और उस पोर्टल में आने में आपके मदरसों में कितने टीचर हैं, कितने जो है वो स्टूडेंट्स हैं, आप क्या पढ़ाई करा रहे हो, उसके अलावा आपकी जो ज़मीन है जिस पे आपका मदरसा बन रहा है वो लीगल है कि इलीगल है, ये सारी चीज़ें उसमें है, बहुत अच्छी है। उसमें मुझे खुशी है कि 90% मदरसे जो है उस पोर्टल में आ गए। ओके। और योगी जी ने कहा कि देखिए उसके साथ ही साथ आप अपना जो मदरसों में पढ़ाते हैं शिक्षा पढ़ाइए, उसके साथ ही साथ आपको जो है मुख्य धारा की शिक्षा, बिल्कुल, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, अंग्रेज़ी है, ये शिक्षा को भी बच्चों को देना होगा। क्योंकि मदरसों से तो आप मौलाना पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है और जो बेचारे जो है वो आगे की ज़िंदगी में जो है वो सफलता के साथ आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, नौकरियां कर सकें, व्यापार कर सकें, वो नहीं हो पाता अगर शुद्ध रूप से आप मदरसे की ही शिक्षा दिलाएंगे तो। बिल्कुल। तो इस दिशा में कई मदरसों ने अच्छे काम भी किए। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात कही है। और इस बात को उन परिवारों को, उन लोगों को समझना होगा जिन्हें कहीं ना कहीं भ्रम के ज़रिए आप कह सकते हैं कि एक अलग दिशा देने की कोशिश कर दी जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम आप तर्क कर पाएंगे। जब ये पूरा का पूरा मामला उठा पहलगाम का, तो उसके बाद ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो वापस पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, उन्होंने भी वापस भेजने की बात की। अब अलग अलग रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही है कि बहुत सी महिलाएं जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान में शादी करती हैं और वापस यहाँ आ जाती हैं, और अब उसके बाद लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो नागरिक भारत के कहलाएंगे लेकिन पिताश्री उनके पाकिस्तान के होंगे। तो ऐसी चीज़ों से अब निपटना
कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि ये 5-10 साल में हुई चीज़ नहीं है, ये सालों साल से जो एक सिस्टम बना है उस सिस्टम के तहत चीज़ें हैं। तो ऐसे में तो पाकिस्तान के एजेंट्स आपके अपने घर में खुद ही हैं, क्योंकि अगर आपके पिता पाकिस्तान से होंगे तो फिर मुश्किल तो है। देखिए, इसमें मैं इसको सभी को मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं मानता राज साहब। देखिए, एक चीज़ हमें ऐतिहासिक रूप से उस हकीकत को जो समझना होगा, जिस वक्त की हमारे देश का बंटवारा हुआ जी 1947 और 50 के बीच में, एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, बिल्कुल, जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से मुसलमान जो है वो पाकिस्तान गए और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से सिख और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान आए। जो यहाँ से मुसलमान गए उनमें से कई उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनकी बहनें यहाँ रह गईं और कुछ लोग गए। लगभग उस समय मुसलमानों की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 9.5-10 करोड़ थी और उसमें से 7 करोड़ लोग चले गए वहाँ पाकिस्तान, और उतने ही लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के बीच में सिख और हिंदू जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आ गए। बहुत से लोग उनके भी परिवार के वहीं रह गए और यहाँ और मुसलमानों के परिवार के भी बहुत से लोग यहाँ रह गए। एक भाई चला गया, एक भाई रह गया, एक बहन चली गई, दूसरी बहन रह गई। तो वो रिश्ते जो है वो लगातार जुड़े रहे। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कई लड़कियाँ हैं जो हिंदू समाज के हैं, सिख समाज की हैं, उनको भी जो है वापस करने पे वो भी बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार भारत नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार वो मुल्क है जो दहशतगर्दी का अखाड़ा बना हुआ है। बिल्कुल, जहाँ से जो है वो दहशतगर्दी की जो है वो फसल उगाई जा रही है। तो वो मुल्क इसलिए जिम्मेदार है। इसलिए सरकार भी बहुत अभी कई चीज़ें सरकार ने जो है उसको जो है अमेंड किया है, जो अभी ऑर्डर्स हुए हैं, और मानवीय आधार पर कई चीज़ें देखी जा रही हैं। बिल्कुल। और वो पत्रकार हों, वो राजनेता हों, या वो किसी भी फील्ड के लोग हों, देश पहले हैं और देश से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि पहलगाम पर हम लगातार बात कर रहे हैं तो बात वक्फ पर भी होनी चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बिल को अमेंड किया गया और उसके बाद अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बहुत सी चीज़ें अभी उसमें है। वक्फ बिल को आप कैसे देखते हैं? दर्शकों के लिए वक्फ का मतलब भी समझा दीजिए, ये किस तरीके से शुरू हुआ पहले और अभी मौजूदा वक्त में कहाँ है और इस पर इतना हो हल्ला क्यों है? देखिए, जो है अब आज के जो वक्फ का सिस्टम है उसकी असंवैधानिक अराजकता, उद्दंडता को जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए वक्फ का अमेंडमेंट हुआ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी, उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने के लिए हुआ है। जिस तरह से वक्फ को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ती थी, कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ता था, उसको लेकर के जो है वो कई तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई पड़ती थी, वो कई चिंता का विषय था जी। और वक्फ का इससे पहले जो है वो कई बार अमेंडमेंट हुआ, लेकिन वो वक्फ का जो अमेंडमेंट है वो जो जिन्ना के समय का वक्फ मुस्लिम वक्फ एक्ट बना था 13 और 1923 वाला, लगभग उसी की कॉपी पेस्ट रहा। ओके। और मैंने जब उसकी स्टडी की थी, मुझे जब लगभग 1895 में 94-95 1800 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त जो है वो प्रीवी काउंसिल थी, जो प्रीवी काउंसिल की जो जुडिशियल कमेटी थी, ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा है, जी। उसने जो है वो एक ऑर्डर किया था। उसने कहा था कि जो प्रेजेंट उस समय का वक्फ सिस्टम है वो सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, और उसके साथ साथ उसने कहा कि ये अवैधानिक है। और उस ऑर्डर के बाद कई देशों ने जो ब्रिटिश राज के अंदर आते थे, उन कई देशों ने अपने सिस्टम में, वक्फ के सिस्टम में सुधार किया। लेकिन भारत में उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो कुछ कट्टरपंथियों ने गोलबंद हो गए, लामबंद हो गए, और उन्होंने जो है वो एक जिहाद शुरू कर दिया कि साहब जो है वो हम तो नहीं मानेंगे इसको। और ब्रिटिश भी चाहता था कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड हो, ताकि हमारा जो है वो रूल चलता रहे, दुकान चलती रहे। और उसी से ब्रिटिश से और जिन्ना से साठगांठ करके उन्होंने फिर एक नया जो है उस प्रीवी काउंसिल के जुडिशियल कमेटी के जजमेंट को निष्प्रभावी करने के लिए 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट करके एक बना दिया। जो 2023 में मुसलमान वक्फ एक्ट बना। तो ये जो पूरा के पूरा घटनाक्रम है, ये शुद्ध रूप से वक्फ के नाम पर जो लूट थी उसको छूट देने के लिए था। और आज भी वक्फ की जो लंपट लूट है
उस पर जो है वो उसके छूट के लिए सब लामबंदी हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इससे जो है एक चीज़ आप राज साहब आपके मैं कार्यक्रम के माध्यम से देश को ही बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो है वो मुल्क का कानून है, किसी मज़हब का नहीं है। हमारा देश जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी जो है वो शरीयत से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और उसमें जो है वो इस शरीयत में, संविधान में जो है हमें समानता की बात कही गई है। जी। तो इसलिए जो कानून बनता है वो सबके लिए। अब उसमें क्या इनका कहना है कि साहब जो है वो इसमें जो है कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। यानी कि इसमें जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में हिंदू आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। यह कभी हो सकता है क्या किसी ऐसे जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, सेकुलर सिस्टम हो? आप अपने को कहेंगे सेकुलरिज्म का सूरमा और करेंगे ये सब कम्युनलिज्म का धंधा। बिल्कुल, क्योंकि वक्फ जो है वो धर्मार्थ के आधार पर अपनी संपत्ति का दान करना है। तो मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक स्कॉलर की तरह भी देखता हूँ, तो मौजूदा वक्त में जो लोग इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या समस्या आ रही है, और इसका जो पहले वक्फ था, जो अब अमेंडमेंट हुआ उससे पहले, उसका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कैसे हो जाया करता था? देखिए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एक ही है कि जो वक्फ की लूट का लीगल लाइसेंस था उसकी नाकेबंदी हुई है। अब जब वक्फ के लूट के लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी होगी तो इसके लूट की लंपट लाबी की जो है वो लामबंदी दिखाई पड़ रही है। इससे आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत खुलकर बोलते हैं और बीजेपी में हैं, और एक आप एजेंडा कह लें या फिर एक ऐसी हवा क्रिएट करने की कोशिश होती है, जो आपने भी सिमिलर ग्राउंड्स पर अभी कहा कि वक्फ के नाम पर अब एक ऐसी हवा क्रिएट करने की कोशिश है कि यहाँ से एक आंदोलन को आंदोलित कर दिया जाए। तो एज अ लीडर ये एक जो कोशिश होती है कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताने की, उस दौर में बीजेपी में रहना और बीजेपी का मुस्लिम फेस बनकर तमाम मेरे जैसे पत्रकारों के सवालों के जवाब देना, ये कितना मुश्किल रहता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि एक दौर भी होता है, एक वक्त भी होता है, एक रिवाज भी होता है और एक मिजाज भी होता है। तो मैं मानता हूँ इन तमाम चीज़ों में वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। तो आज जो धारा है उसकी जो बहाव है, या तो उसमें आप बहते जाइए और उस जो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स चलती है उसके आप हिस्सेदार भागीदार बन जाइए, या आप जो है वो डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस दिशा में आप चलिए। तो ये एक है, और मैं मान रहा हूँ कि जो इस तरह के सुधार हैं ये देश में, तो ऐसा तो है नहीं पहली बार सुधार हुआ है। बिल्कुल, सती प्रथा के ज़माने से लेकर तमाम सुधार हुए हैं, और अभी इस दौरान भी तमाम आर्थिक सुधार हुए हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं, शैक्षणिक सुधार हुए हैं। तमाम सुधार इसी दौरान, अगर आप 14 में भी मोदी जी के समय में देखिए तो लगातार सुधार हुए हैं। तो इसलिए जो है, अब आप अगर हर सुधार पर सांप्रदायिक वार करेंगे तो उससे आपकी नीयत और मंशा जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी होती है। ऐसे ही जो है वो आपको याद होगा सीए के मामले में कितना शोर मचा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता जो है वो खतरे में आ जाएगी। और उससे अफसोस तो ये होता है कि कुछ राज्य सरकारें इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल कारीगरों के जो करतूते हैं उसको जो है वो करेक्ट बताने में लग जाते हैं, उसको जो है प्रोटेक्शन करने में लग जाते हैं, उसके समर्थन करने में लग जाते हैं, उसका सहयोग करने में लग जाते हैं। तो ये अपने आप में और चिंता की बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम इन तमाम बातों की बात कर रहे हैं, और दौर जो है वो सोशल मीडिया का भी है, सोशल बैशिंग का भी है, और सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें कैसे क्लिक करती है वो आप समझते भी है, जानते भी है, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन फेज भी देखा है कि जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, फ़ोन आए, तमाम चीज़ें आई। उस दौर में मुख्तार अब्बास नकवी कैसे बचते हैं उन ताकतों से जो लगातार सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं, डिप्रेस, स्ट्रेस्ड करने की कोशिश की जाती है? देखिए, दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लो बढ़ाते हैं। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया के संगी आजमाई का दौर है ये चलता रहेगा। इसके आधार पर जो है वो न तो देश जो है वो अपनी नीतियां बदल सकता है, और ना जो है वो देश के लोग जो है इससे प्रभावित होने चाहिए। कि सोशल मीडिया जो है वो पानी का बुलबुला है,
और इस तरह के पानी के बुलबुलों का जो है के आधार पर जो है वो कोई बाढ़ नहीं आने वाली होती है। इसलिए जो है वो इस पानी के बुलबुलों को आप अगर देख के थोड़ी देर आनंद लीजिए और फूकिए और ख़त्म होने दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि शेरो शायरी आप बहुत अच्छी करते हैं और शब्दों के साथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते हैं। तो एक शेर है कि ना दिन अच्छा है ना हाल अच्छा है, मेरे दिल ने कहा ये साल अच्छा है। तो विपक्ष के लिए ये लगातार कहा जाता है कि विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता है। तो ऐसे में न दिन अच्छा है ना हाल अच्छा है, मेरे दिल ने कहा कि ये साल अच्छा है, तो विपक्ष कहता है कि वो कब चाहेंगे मुझे मेरी तरह, मेरे दिल ने मुस्कुरा कर कह दिया सवाल अच्छा है। तो ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ सिर कटे एक पोस्टर लगा दिया जाता है, फिर उसे हटा दिया जाता है, फिर राहुल गांधी बैठक करते हैं, कहते हैं कि देश के हित में ही बयानबाजी होगी, शशि थरूर कूदते हैं, वो कुछ और कहते हैं। ये तमाम चीज़ें कितना हिट करती है? क्योंकि आप मिनिस्ट्री में भी रहे, अटल से लेकर नरेंद्र मोदी की दो कैबिनेट्स में आपने सर्व किया है, तो ये तमाम चीज़ें समझाइए कि देश को ये किस तरीके से हिट करती है। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैं अटल जी की सरकार में भी मुझे काम करने का मौका मिला और मोदी जी की दोनों सरकार में। एक चीज़ समझना होगा कि आज कोई विपक्ष है नहीं। आज जो है वो कांग्रेस अपनी ढपली अपना राग, समाजवादी पार्टी अपनी ढपली अपना राज, लालू प्रसाद जी की पार्टी अपनी ढपली अपना राज, तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके वो अपना उनका राग दिखाई पड़ता है। हर पार्टी का अपनी ढपली अपना राग है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज भी डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड मानती है। उनको लगता है कि ये डायनेस्टी जो है वो डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड है, खेलो कूदो उछलो कूदो और ये बस यही सब कुछ है। ऐसा है नहीं। इस सोच और सनक से उन्हें बाहर आना होगा। और जब तक ये परिवार के घोंसले में और पप्पू के चोचले में सिमटे और सिकुड़े रहेंगे, तब तक वो डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड मानते रहेंगे। और तब तक इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो आपने अभी बताई कि एक कार्टून बना दिया, ये कर दिया, वो करते रहेंगे। आज देश का मूड और माहौल क्या है? आपकी इस कार्टूनबाजी का मूड माहौल कोई स्वीकार करने का है इस वक्त? और आप उस देश के लोकप्रिय लीडर के लिए ये कह रहे हैं जो कि इस पूरे जुनून और जज्बे के साथ उन दुश्मनों के हौसलों को नेस्त नाबूद करने के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। आप उसमें भी जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ी और शगुफे का बाजी कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मारते हैं, और कुछ लोग होते हैं कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमते हैं कि कहाँ मौका मिले अपने पैर पे मार लें। बिल्कुल, मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर आऊँ उससे पहले हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम 2014 के बाद से लेकर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, बात नोटबंदी की हो, बात राम मंदिर बनाने की हो, ये तमाम चीज़ें की है। और शायद इसीलिए हर कोई अब ये कहता है कि पीओके पर भी कुछ इस दौर में बड़ा हो सकता है, और जिस तरीके की चीज़ें हुई है उसके हिसाब से कुछ बड़ा आता हुआ नज़र आता है। आपके अनुभव से मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो वक्त आ चुका है जब हम पीओके को वाकई में पालने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि वहाँ पर अटैक करना, उसे अपने कब्जे में ले आना, उसके बाद असली जद्दोजहद शुरू होगी। देखिए राज साहब, एक चीज़ समझिए कि कोई भी चीज़ बीजेपी ने या मोदी जी ने चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया है। बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था कि हम जो है वो 370 ख़त्म करेंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कह करके एक हमारा आंदोलन हमेशा होता था। हमने जो है कहा था कि एक निशान एक विधान, ये हमारा संकल्प था। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या एक संकल्प था। उसके अलावा जो है वो कॉमन सिविल कोड के दिशा में भी हमारा संकल्प है। तो इसलिए जो है वो कोई चीज़ चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं हुई। राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसके अलावा 370 का खात्मा हो गया। और वो दिन भी दूर नहीं जब जो संविधान के हमारे निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, खुद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, तमाम जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो उन्होंने संविधान का संवैधानिक दिशा निर्देश दिया है गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि आप कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए। तो अब तो आज़ादी के 75 साल हो गए। अब कब तक धीरे धीरे जो है वो चींटी की स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे? अब तो चींटी भी होती तो वो पूरे जो है वो मंजिल पे पहुंच गई होती।
तो इसलिए जो है वो कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। तो अब कॉमन सिविल कोड भी इस अमृतकाल में ही मैं देखता हूँ कि देश जो है वो के लिए होगा। बिल्कुल। मैं 2 सवाल इसी से जुड़े लूँगा, उसके बाद हम आपके पॉलिटिकल जीवन और तमाम चीज़ों पर भी जाएंगे। अटल जी के साथ काम किया, वो तमाम किस्से बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं, और शब्दों के साथ तो आप क्या बाजीगरी करते हैं वो हम डायनेस्टी ऑफ डिज्नीलैंड में भी देख चुके हैं, जो आप लगातार कह रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है मौजूदा वक्त में, हिंदुइज़्म, हिंदू राष्ट्र, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें भी की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। उस एक प्रोपोगंडे से या एजेंडे से कैसे निपटने की कोशिश नकवी साहब करते हैं? क्योंकि आपके पास भी तो मुस्लिम लोग आते होंगे, वो कहते होंगे कि अगर इस दिशा में बढ़ेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हिंदुत्व की मजबूती अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा देश जब बटा, तो बटने के बाद जो है वो 2 देश बने, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। बांग्लादेश तो अभी हुआ है। पाकिस्तान ने अपने देश में जो है वो इस्लामिक ध्वज फहराया, कट्टरपंथ की तरफ चले, और मेरे देश में जो है वो पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया गया। ये जो इस्लामिक ध्वज फहराया गया इसलिए कि वहाँ का बहुसंख्यक मुसलमान था। पंथ निरपेक्षता का ध्वज यहाँ फहराया गया इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू था। यहाँ के हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू, पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तान की सोच वाला जो है वो एक धार्मिक देश बनाएंगे, कभी नहीं कहा। हिंदुओं की जो सोच है वो टॉलरेंस की सोच है। सनातन को आप हिंदू, अगर हिंदू राष्ट्र कह देते हैं तो फिर तो सनातन संस्कार और संस्कृति तो सभी समाज का हिस्सा जो है वो सनातन सबसे ज्यादा पुराना धर्म के आधार पर तो सनातन सबसे पुराना, उसकी शाखाएं हैं सारी। जितने भी मजहब दुनिया में आए, जो क्रिश्चियनिटी से लेकर के ये जितनी भी मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे आप इतिहास कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं, कोई नाराज नहीं, हमें तो इसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। अरे भाई, 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले जो है क्रिश्चियनिटी आई, उससे पहले ये तो हजारों साल की बात कर रहा हूँ। सनातन कब का है? हजारों साल पहले। क्योंकि कट्टरपंथ की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ जाता है कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, तो वो जब कलमे की बात करते हैं तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, तो मैं भी सुन लेता हूँ, सीख भी लेता हूँ, क्योंकि सीखना इंसान की प्रवृत्ति है, सीखना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमारे सर्कल में भी रहते हैं, आपके में भी होंगे, कि उन्हें जय श्री राम बोलने से भी परहेज़ हो जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? क्योंकि जय श्री राम सिर्फ एक वाक्य भर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाहित है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि इस्लाम में जो है वो इस्लाम के 5 पिलर हैं। एक तो ईमान है, भाई आपने जो कलमा बताया, जी। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। यानी कि आप प्रेयर करिए, आप जो है वो व्रत रखिए, आप जो है वो तीर्थ यात्रा का है, आप जो है वो दान दक्षिणा दीजिए। ये सारी, ये 5 पिलर्स हैं उसमें। तो ये सब जो लोग कहते हैं ना, ये कट्टरपंथी लोग कि अरे साहब इस्लाम खतरे में है, तो मैं तो वही उनसे पूछता हूँ कि मेरे भाई, ये जो वक्फ बिल आ गया उससे इस्लाम का कौन सा पिलर हिल रहा है बताओ हम। या जो है वो कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो उससे कौन सा इस्लाम का जो है वो खंबा जो है वो हिलने वाला है, जिसे कि तुम पकड़ के खड़े हुए हो। बिल्कुल। तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा मानना है कि देखिए, जय श्री राम का जो है, मैं तो बचपने से गांव में, मोहल्लों में आपने सुना होगा राम राम जी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, राम राम जी कैसे हैं, राम राम जी करते हुए चले जाते हैं। फोन पर भी अब तो कहते हैं कि जय श्री राम कैसे हैं। हाँ, तो कोई, देखिए, मैं मानता हूँ कि ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जो है वो बात है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब मैं आता हूं आपके पॉलिटिकल करियर पर, आपकी शुरुआत पर, क्योंकि आप बचपन से ही क्रांतिकारी रहे, और जब हमने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया, हमारी टीम ने हमें कुछ जानकारियां दी, तो 17 साल में तो आप जेल की रोटियां भी खा चुके थे, या कहूँ वहाँ का स्वाद भी चख चुके थे, क्योंकि एमरजेंसी का दौर आया था। तो आप अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत क्या उसी दौर से मानते हैं, और उस दौर ने कितना सिखाया? क्योंकि वो 1975 की बात है, अभी हम 2025 में है, यानी 50 साल पहले। देखिए, उसी दौर के मान लीजिए 6-8 महीने पहले तो उस वक्त जो है वो जुलूस निकलते थे, आंदोलन होते थे, तो हम लोग भी जो है वो पीछे पीछे जो है उस जुलूस का हिस्सा बनते थे, उस आंदोलन का हिस्सा बनते थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके स्टूडेंट्स उसमें जो है वो
सारे इन्वॉल्व होते थे, सब हम लोगों को इकट्ठा होकर के ले जाते थे। एक धीरे धीरे ये क्रम चला और उसी बीच में जो है वो ये सब घटनाक्रम हुआ जो इमरजेंसी वगैरह का आपने देखा। और मैं मानता हूँ कि एक ये सबक भी है, संदेश भी है कि 1971 में मिसेस गांधी ने जो है वो एक तरह से पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे जी, और बांग्लादेश बन गया था और दुर्गा और चंडी का रूप हो गया था। वो थोड़ा उनको जो है उसका अहंकार हो गया था, और अहंकार तो भगवान का भी नहीं। और उस अहंकार ने उनको जो है वो सर्वशक्तिमान की जो है वो गफलत पैदा कर दी, उनके गुरूर और सुरूर पैदा कर दिया। और उसका नतीजा हुआ कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके खिलाफ होती थी या उनको समझाने वाली भी होती थी, उसको वो स्वीकार नहीं करती थी। और जब जेपी ने जो है वो कई मुद्दे हैं उनको लेकर के बोट क्लब पे आंदोलन की, जो सभा की जयप्रकाश नारायण जी ने, और बहुत बड़ी सभा थी। हम सब लोग जो है वो तो कुछ लोग तो बिना टिकट आए थे ट्रेनों से। उस वक्त मैं इलाहाबाद में था तो सब लोग आए, सब स्टूडेंट थे यूथ से, कुछ लोग टिकट लेके आए, कुछ आधे टिकट लेके नहीं आए। मुझे याद है उस वक्त जो है वो चांदनी चौक के गुरुद्वारे में जो है वो ठहराया गया था सबको, वहीं पे जो है लंगर उंगर खा के। तो वो एक शुरुआत हुई। उसके बाद उसको कहा गया था कि उस वक्त मिसेस गांधी ने कहा था कि भाई राष्ट्र के ख़िलाफ़ ये विद्रोह करना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो एक माहौल बना। उसमें जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया मिसेस गांधी के ख़िलाफ़ कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं अपने इलेक्शन में। उसके बाद उनका जो है वो गुस्सा चरम पर ईगो हर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगा करके जो है वो सभी जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसमें जो है अटल जी भी हों, अडवाणी जी थे, मुरारजी देसाई थे, जितने भी थे, चंद्रशेखर जी, सभी लोग जो है वो जेल में गए। और हम मेरे जैसे छोटे लोग भी जो है वो जेल में, सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग जेल में गए। जेल में बहुत से लोगों की मौत हो गई, डेथ हो गई, बहुत से लोग वहाँ बीमार होकर के बिल्कुल बेकार हो गए। तो वो एक दौर था और उस दौर का मैं साक्षी रहा। उसके बाद फिर जब ख़त्म हुई इमरजेंसी तो 1977 में, तो उसके बाद जो है वो जेल के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सारी पार्टियों ने आपस में अपने को मर्ज किया। वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता, जनता तो उसमें जो है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां थीं, छोटी जितनी भी थी, स्वतंत्र पार्टी, फलां ढिमाका, सब पार्टियां जो है इकट्ठा होकर के उन्होंने जनता पार्टी बनाई। हालांकि वो जनता पार्टी बहुत लंबी आपसी जो है वो बिखराव और टकराव और अहम की वजह से जो है वो टूट गई। और बाद में फिर जनता पार्टी, फिर बीजेपी बनी, उसके साथ मैं फिर जुड़ गया। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि समटाइम्स क्राइसिस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। तो ये क्राइसिस ही था जहां पर सारे लोग एक साथ आए, जिसका जिक्र आपने किया। क्या आपकी ज़िंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट था कि अब यहाँ के बाद एक नई दिशा थी? क्योंकि उसके बाद आपने कई चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आप सीखते गए वक्त के साथ साथ। किस तरीके से पॉलिटिकल करियर आपका चला? क्योंकि 98 पर मैं आऊँगा कि जब आप अटल जी की सरकार में मंत्री तक बने, उसके बीच के वक्त को समझाएं जो ये साल थे। मैं मानता हूँ एक चीज़ राज साहब, चीज़ें आज की युग के लिए भी हमेशा के लिए है जी। आपको ये समझने की कोई हमेशा समझना चाहिए कि जो है वो आप हमेशा सीखते रहेंगे, सीखते रहना ही पड़ेगा आपको। आप जो है वो कभी भी निपुण नहीं हो सकते। ये तो इंसान है, मिट्टी का बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो आप संघर्ष करेंगे, सोच करेंगे, सबक संदेश आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके से आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं आना चाह रहा हूँ अटल जी के दौर में, क्योंकि इन 15 सालों को तो आपने सम अप किया कि हार जो है वो आपको सिखाती है और मुझे लगता है एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको हम्बल रखती है, कैसे किसके साथ कम्युनिकेट करना है वो सिखाती है। तो वो एक आपकी जर्नी रही। लेकिन जब 98 में आप मंत्री बनते हैं, उसके बाद का सफ़र थोड़ा बताएं, या फिर उससे पहले का भी, क्योंकि अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक हम कहें कि महान नेता के तौर पर उन्हें याद रखा जाता है, न सिर्फ इस पार बल्कि उस पार, न सिर्फ पक्ष में बल्कि विपक्ष में। उनके साथ के कोई किस्से, जब आप उनके साथ रहे हों, काम किया हो, किस तरीके का की वो एक शख्सियत थे? देखिए, मैं यूथ विंग में था, जनता युवा मोर्चा का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। और उस वक्त जो है वो
बांग्लादेश घुसपैठियों का हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे थे। ये 1992 की बात होगी जी। तो अटल जी उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करने गए कि साहब हम करीमगंज में एक बहुत बड़ी मानव रैली करना चाहते हैं और बहुत बड़ा सभा करना चाहते हैं आप। तो खैर वो 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलेंगे। फिर उनको ले करके, क्योंकि करीमगंज का मतलब ये हुआ कि सिलचर, तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो फिर हम यहाँ से जो है कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर बाय रोड नहीं बाई फ्लाइट ही गए। फिर कलकत्ता से गुवाहाटी आए, फिर गुवाहाटी से जो है वो बाई रोड लगभग 12-14 घंटा सिलचर करीमगंज में कार्यक्रम था। और उस समय के रास्ते, हाँ उस समय के रास्ते और उस समय की गाड़ी माशाल्लाह, बीच बीच में धक्के देने पड़ते थे है, और रुक रुक करके उसको उसके जो है रेडिएटर में जो है वो पानी डालना पड़ता था कि गर्म हो जाती थी। ये कौन से सन की बात आप कर रहे हैं? 92 की। 92 की। उस वक्त सांसद थे? हाँ मैं वो सांसद थे, शायद राज्यसभा में थे उस समय अटल जी। तो खैर बहरहाल वो करा करके फिर एक छोटा मोटा सा गेस्ट हाउस था, वहाँ शाम को हम लोग पहुँचे। तो खैर उनको लुंगी वगैरह उनके बैग से निकाल के मैंने दी कि सब आप कपड़े वपड़े चेंज करिए। तो और बाहर फिर खाने वाने का अरेंजमेंट वहाँ के लोकल लोगों ने करा हुआ था। फिर अटल जी के लिए वो एक ट्रे में कुछ लौकी, बॉइल्ड लौकी, चावल, वहाँ चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, और 1-2 रोटी उटी और अचार उचार करके। बॉइल्ड क्यों? क्योंकि अलग पर्सनैलिटी कहे तो ला के दिया, तो मैंने उनको लिया कि आप सब खाइए, तो और बाहर हम लोग अपना खा। तो फिर उन्होंने बुलाया आवाज़ दे करके कि बोले ये क्या है भैया? मैंने कहा कि भोजन है, करिए। बोले बीमार हैं क्या हम? और तुम्हारे बाहर से क्या महक आ रही है? तो बाहर वो फिश वगैरह बढ़िया आसाम में तो वैसे भी बढ़िया। तो अब इसके शौकीन बहुत थे खाने पीने की। तो उठ के वो फिर बाहर आए, फिर हम लोग साथ ही उन्होंने वो जो खाना था वहाँ पे फिर भात माछी भात हो सब ये सब चलता ही है। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत कॉमन, उनका एक बहुत सामान्य सा उनका पूरा की पूरी पर्सनालिटी थी। एक बेहतरीन शख्स और बेमिसाल शख्सियत थे वो। और उस सरकार को चलाना कितना आसान मुश्किल था, क्योंकि आप बहुत करीबी उनके रहे जब आप खुद मंत्री बने, उसके बाद का भी दौर हमने देखा। और अटल जी को आज भी जब याद किया जाता है, तो मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाता है जिसे विपक्ष भी आज तक याद रखता है, उनकी मिसालें तक देता है। देखिए मैं बताऊँ 98 में मैं जब हुआ तो उस समय बहुत कम एज में समझ लो मैं पार्लियामेंट में जीत के आया। और उस वक्त कहा गया कि साहब द फर्स्ट मुस्लिम जो है वो बीजेपी से जो है वो जीत के आ गया। तो बड़ा भारी उसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद मुझे आप 40-41 साल के उस वक्त रहे होंगे? हाँ नहीं, मैं 39 और 38-39 के बीच में था। और पार्लियामेंट ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर आपको जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी स्टेट मिनिस्टर की दी गई। उसके बाद जो है वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक्चुअली क्या है मेजॉरिटी तो थी नहीं। रोज जो है वो जो साथी भी थे वो भी जो है उठा पटाखी में लगे हुए थे, मेल जोल, हाँ मोल भाव करने में लगे रहते थे। तो एक बहुत डिफिकल्ट था। और मैं मानता हूँ जो उस वक्त का दौर था और आज के दौर में देखिए फ़र्क है। ये पहली सरकार होगी मोदी जी की 2014 से जो चल रही है, वो बिना कांग्रेस के रिमोट और कुनबे के सपोर्ट के अपना जो है तीसरा कार्यकाल जो है वो सफलता के साथ आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ नरेंद्र मोदी के दौर में, या फिर उससे पहले ही आप राज्यसभा चले गए थे 10 से 16, 16 से 22, 2 आप उनकी कैबिनेट में आपने एक बेहतरीन किरदार निभाया। उस दौर के बारे में बताएं कि जब आपने काम किया अटल जी के साथ और जब आप कैबिनेट में शुमार हुए नरेंद्र मोदी की, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी? देखिए मेरा ये सौभाग्य है कि मैं चुनाव उसके बाद हार गया। उसके बाद जो है वो मैं पार्टी में सेक्रेटरी बना। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। जी। जनरल सेक्रेटरी आज की तरह नहीं कि 12-15 होते हैं। उस टाइम जो है वो 2 या 3 होते थे। तो मैं उनके साथ सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी भी 3-4 हुआ करते थे। तो हमारा बहुत अच्छा उनके साथ एक तरह से बहुत अच्छा रिश्ता था।
11 नंबर अशोक रोड पे हमारा अपना कार्यालय बीजेपी का हुआ करता था। और एकदम से जो है वो इस बीच में एक आपने घटना सुनी होगी कि बांग्लादेश ने जो है वो हमारे कुछ फौजियों को के सर काट करके और बॉर्डर के बाहर जो है वो पेड़ों पे लटका दिया था, लगभग 10, 12, 15 फौज के। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर ही किया था उस समय। तो सुबह सुबह जो है वो मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा कि मैं तो घर पे हूँ अभी। तो बोले आओ फ़ौरन आ जाओ। तो मैं गया, तो तब तक मैंने पेपर में पढ़ा नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी सुबह। तो उनका ये देखा तुमने? हमने कहा हाँ, ये तो बहुत ही दुखद घटना है। बोले कि इसको लेके हम पूरे देश में जो है वो हमें आंदोलन करना होगा और इसको लेके जो है वो जनता का आक्रोश जो है वो सड़कों पे दिखाई देना चाहिए। तो हमने कहा हमारी सरकार है, तो सरकार तो हमारी है उस समय। तो बोले उससे क्या हुआ, इस वक्त जो है वो जो लोगों की जो है वो जो सोच है, लोग जो इस वक्त गुस्से में हैं उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। खैर इतनी जल्दी में उन्होंने कहा कि दिल्ली में उसके एम्बेसी पे प्रदर्शन करेंगे। उसी वक्त हमने फिर अरेंज वगैरह करा और लगभग 4-5 हज़ार लोग हम लोग उनके लीडरशिप में मोदी जी के एम्बेसी में एक बड़ा। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 2000 की। 2000 में तो फिर उसके बाद लास्ट में फिर चले गए ये वहाँ गुजरात चले गए, तो उसी बीच में मुख्यमंत्री बन गए। तो ये उनका एक हमेशा इस तरह का जो है वो इमीडिएट जो है वो एक्शन करना और उसको जो है वो मजबूती के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सोच के साथ थे। उसके बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जानते या जो मिले नहीं हैं, हमने भी बहुत मर्तबा उन्हें बहुत करीब से देखा है लेकिन बातचीत नहीं हुई है, तो हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी लगता ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो बहुत सख्त होंगे लहजे में। किस तरीके की पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी, ये बताएं। देखिए मैं राष्ट्र एक बार बताऊँ आपको, पर्सनैलिटी तो उनकी बहुत ही जो है वो संवेदनशील है। एक वास्तव में तो वो एक कवि हृदय व्यक्ति हैं। अच्छा। और जो एक बहुत उनके माइंड में एक लिटरेरी माइंड जिसका होता है ना, बहुत ही उनके सोच उनकी बहुत है। मैं बताऊं आपको एक किस्सा 2002 का होगा। उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव की बात चल रही थी कि कौन राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव का जिक्र चल रहा था। हमारे पास पूर्ण बहुमत भी नहीं था, तो बहरहाल एक अच्छे किस तरह से कोई कैंडिडेट मिल जाए जिस पर सब हामी भरें, जिस पे सब लोग हामी भर दें। तो मोदी जी का जो है वो, मैं लोधी स्टेट में उस समय रहता था, राज्यसभा में आ गया था। तो मोदी जी का जो है वो फ़ोन आया मेरे पास सुबह कि भाई कुछ तुम लोगों को मिले जो है वो कोई कैंडिडेट। हमने कहा नहीं, तलाश कर रहे हैं अटल जी वगैरह और पूरे लीडरशिप। अरे बोले तुम महामंत्री हो यार, तुमने कुछ तो उस वक्त महामंत्री 4 थे, हम थे, प्रमोद महाजन जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, ऐसे करते हुए 4 लोग हम लोग महामंत्री। आपको आपकी ताकत का एहसास करवाया गया। तो हाँ कि बात करो अटल जी से। तो मैंने कहा कि नाम बताइए। बोले कि APJ कलाम। अच्छा। तो मैंने एक बार APJ कलाम को मैं लेके गया था इनसे मिलवाने, जिस वक्त की APJ कलाम ने ये सब अपना मिसाइल वगैरह किया था। तो एक बार जब ये जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, तब की बात, तो उन्हें याद था। तो उनका तुम तो जानते हो उनको? हमने कहा कि हाँ जानते हैं, लेकिन वो नाम ठीक चले। बोले हाँ, अरे तुम बिल्कुल परफेक्ट, बहुत महान आदमी है वो। खैर ये बात अटल जी तक पहुँची। अटल जी ने कहा यार ये तो मास्टर स्ट्रोक, वेरी गुड। और उसके बाद जो है वो अटल जी ने, प्रमोद जी ने उनसे बात करी APJ कलाम साहब से। तो कलाम साहब पहले तो उनका कि नो ब्रदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये वो करते करते 2-3 दिन में वो तैयार हो गए। और ये जून का महीना था शायद 2002 वगैरह का। तो उसमें फिर ये जो है वो तैयार हुए, फिर नॉमिनेशन हुआ। और उनकी दूरदर्शिता देखिए मोदी जी के, एक तो एक बहुत ही बेहतरीन शख्स को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाने की दिशा में सोचा। दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में उस समय, एक्सेप्ट जो है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट ने जो है सपोर्ट नहीं किया। सारी पार्टियां जो है वो उन्होंने जो है वो सपोर्ट कर दिया था। जी। अच्छा।
तो ये एक उनका बहुत विजनरी लीडरशिप जो है वो उसका एक जीता जागता एक जो है उस वक्त का मुझे उदाहरण जो है मुझे ध्यान में आता है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम 2025 में चल रहे हैं और अभी मौजूदा वक्त में अगर हम देखते हैं तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि क्या आप पीओके की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे पहले धारा 370 हो, राम मंदिर हो, एक और इसी फहरिस्त में है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या आपको लग रहा है कि ये उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी कह लें, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वक्त पर चुनाव हुए हैं, उन्हें कैसे एक पटल पर लाया जाएगा ये बेहद मुश्किल रहेगा। देखिए 77 से पहले अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। 77 में जो है वो जब जनता पार्टी की सरकारें बनी अलग अलग जगहों पे, उसके बाद जो है वो फिर वो कहीं सरकारें गिर गई, कहीं पे पूरा समय कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, ये वो बीच बीच में ये सब जगह पे हुआ, तो उसकी वजह से असेंबलीज के कई जगह पे अलग हुए, ये हुए मतलब बिखर से गया, पलट गई। वन नेशन वन इलेक्शन इस वक्त जो है वो देश की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि वन नेशन आज जो है वो देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी मैं मानता हूँ सबसे बड़ी अगर है। देखिए हमारा कोई 6 महीने में जो है वो कोई ना कोई असेंबली का इलेक्शन होता रहता है। अब बिहार के आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं। उसके अलावा जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। इलेक्शन ही इलेक्शन है, आदमी भूल गया है इलेक्शन में वोट देते देते। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एटलीस्ट लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होने ही चाहिए। बिल्कुल, मैं एक और सवाल पर जाऊंगा, लेकिन आपने पंचायतों की बात की तो मुझे हरियाणा याद आता है कि पढ़ी लिखी पंचायतें वहां पर हो गई है। क्या पढ़ी लिखी पंचायतों के साथ साथ हम अगले लेवल की तरफ जा सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ रूल्स बने, क्योंकि इस तरीके के कोई नियम नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हों कि आप राजनीति में आ जाएं, लेकिन क्या लगता है आपको कि पहले तो एक वक्त था जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे लेकिन वो इतने विजनरी होते थे, ग्राउंड वर्क करते थे, तो मुमकिन था, लेकिन क्या पढ़ी लिखी पंचायतों के साथ साथ पढ़ी लिखी संसद की तरफ भी बढ़ना चाहिए? देखिए लिटरेसी रेट आज जिस तरह से गाँव-गाँव में बढ़ा है, और ख़ास तौर से जो प्राथमिक जिसे कहते हैं कि शिक्षा या साक्षरता है वो बढ़ी है, और उस दृष्टि से जो है वो जो उस वक्त का दौर जिसे आप कह रहे हैं राज साहब की आज़ादी के बाद से जो इलेक्शंस हुए, तो सही मायनों में गाँव में इतनी शिक्षा नहीं थी। मैं अग्री करता हूँ। और जब जो प्रतिनिधि आने चाहिए थे वो ज़रूरी नहीं था कि हम कहें कि साहब ऐसा है कि एकदम जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, तो फिर वो क्या है वो जो सामंती लोग थे, जो बड़े लोग थे वही जीत के आते, राजा महाराजे आते, इसलिए कॉमन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। लेकिन आज वक्त बदला है, कम से कम जो है लोकसभा और विधानसभाओं में एक मिनिमम शिक्षा आप हम कह रहे हैं 8th तक कर दो, शुरुआत तो करें, आप हाई स्कूल तक कर दो, कुछ भी करना हो वो करना पड़ेगा। हाँ, पंचायतों को अभी थोड़ा वक्त और देना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस आता हूँ विपक्ष पर, विपक्ष में राहुल गांधी पर। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेशों में जाकर वो ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें वो कभी कहते हैं कि सिख सुरक्षित नहीं है, कभी वो कुछ कह देते हैं। अभी वो फिर से विदेश गए और वहाँ जाकर उन्होंने बयान दिए। उनके बयानों को आप कितना सीरियसली लेते हैं? और जब एक आपका लीडर, वो भी ऐसा लीडर जो विपक्ष में एक फेस हो, वो बाहर जाकर जब इस तरीके के बयान देता है तो उससे कितना फ़र्क देश को पड़ता है, सिक्योरिटी को पड़ता है? देखिए ये पप्पू जी की प्रॉब्लम एक ही है कि वो जो उनके प्रॉक्सी प्रोफेसर की जो पाठशाला का पाठ्यक्रम है उसमें वो बहुत सिमटे सुकड़े हुए हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उनके विदेश में प्रॉक्सी प्रोफेसर साहब हैं, उनकी जो पाठशाला उसका पाठ्यक्रम है, जब भी वो देखा है हमने कि वो विदेश में जाते हैं तो देश के लोकतंत्र पे सवाल कर देंगे, देश की जो है संसद पे सवाल करेंगे, संसदीय व्यवस्थाओं और मूल्यों और मर्यादाओं पे सवाल अभी तो करेंगे। ईवीएम पर सवाल उठा दिया, महाराष्ट्र के चुनाव का हवाला दिया। हाँ, जितने भी संसदीय संस्था जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सवाल करेंगे। देखिए ईवीएम का एक सवाल जो लोग करते हैं, ईवीएम कोई मोदी जी तो लाए नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस के समय ईवीएम का इजाद होता है, उसके बाद ईवीएम से कई चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस लगातार जीतती भी है, हारती भी है, हम भी जीतते भी हैं, हारते भी हैं। बिल्कुल, ईवीएम पे आप जो है वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके सुधार को लेकर सवाल कर सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लेकर के अगर आप सवाल करेंगे तो खुद आप सवाल के घेरे में खड़े होंगे। उल्टी गंगा तो नहीं बहेगी। हाँ बिल्कुल, विकास की तरफ पॉसिबल नहीं है, बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि राज की बात है तो हम अपने शो के आखिर में एक सवाल अपने तमाम खास मेहमानों से पूछते हैं, और वो ये कि आपके जीवन की कोई राज की बात जो आपने शेयर ना की हो कहीं पर, वो आपकी पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, वो हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें कि मुख्तार अब्बास नकवी की
क्या है राज की बात? देखिए, मैं बताऊं कि राज की बात तो कुछ है नहीं है। हमारी जो ज़िंदगी है वो खुली किताब है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इन जो हमारे नौजवान लोग हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं जब शुरुआती दौर में मेरे पास 10 रुपये भी, 5 रुपये भी, 5 पैसा भी नहीं जेब में होता था। लेकिन जो है वो पैसे के आधार पर जो है वो मैंने कभी जो है वो अपने जज्बे को जो है वो अपनी जो है वो जो हमारी सोच थी या जुनून था उसमें कमी नहीं आई। इसलिए जो है वो लगातार जो है वो इस दिशा में मैं पैदल चलता आता, 6-8 किलोमीटर पैदल चल के काफ़ी हौस आ जाता था। इनको उस वक्त नेतागिरी का नया नया शौक चल रहा था। कॉफ़ी भी पी लेता था और इंतज़ार करता था कि कोई आए, तो एक आध दो बार तो आकर के कोई दे देता था। फिर उसके बाद लोग जो है वो हमारी टेबल से खसक जाते थे कि उसने पी होगी पावी, सारा पैसा देना होगा तो खसक लो। लेकिन उससे कोई ये नहीं हुआ कि हम जो है वो हम हताश निराश हो गए, बढ़ते गए आगे। और मुफलिसी का दौर ही महानता की तरफ बढ़ाता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो संकट भी आते हैं, कंटक भी आते हैं। वो संकट और कंटकों की चुनौतियों को जो है वो विजय हासिल करना चाहिए। और तमाम तरह की ज़िंदगी में तो एक लंबी जो है वो अनुभव भी है, साथ घटी हुई घटनाएं भी हैं, तो फिर कभी आपके साथ हुए। बिल्कुल। हमारे जो युवा है, ख़ास तौर पर वो युवा जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, आतंकवाद की राह पर चले जाते हैं, उनके लिए एक मैसेज मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप उनके लिए ज़रूर वो मैसेज दें कि कैसे वो अपने आप को इंटैक्ट रखें और इस राह पर ना जाएं। देखिए, जो भी हमारे नौजवान हों, जो हमारे साथ की पीढ़ी हों, जो भी लोग हैं, उनको तो हम यही कहना चाहते हैं कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे संकट हैं, उसका समाधान हमारे पास ही है। और उसी संकल्प के साथ, उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ हमें मजबूती के साथ, विश्वास के साथ और एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्या बात है। तो बहुत बहुत मज़ा आया मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपसे बातचीत करके। और सबसे शानदार बात कि आप शब्दों के साथ जिस तरीके से बाजीगरी करते हैं वो बेहतर और काबिल तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद कि आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तो ये राज की बात में आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी को, जो एक चेहरा नहीं ब्रांड भी है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए। और जिस तरीके की खुली सोच, खुले विचार उनके आपने सुने, ये बहुत ज़रूरी न सिर्फ एक समुदाय के लिए बल्कि हर किसी के लिए कि आप खुले विचारों के साथ आगे बढ़ें। तभी आप, आपका समाज, घर परिवार, हर कोई तरक्की की राह पर आगे जा पाएगा। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।